क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस के पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के। उसको फलक ने लूट के बर्बाद कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। एक रोज अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो यूं जवाब में कह गए, ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। ये शब्द है मिर्जा गालिब के और बहुत पुराने शब्द है, लेकिन दिल्ली के बारे में, दिल्ली से जुड़ा हुआ जो जज्बा है वो आज भी वही है। तो इसी दिल्ली के बारे में आज बात कर रहे हैं और स्पेसिफिकली पुरानी दिल्ली के बारे में, जो पूरी दिल्ली का भी दिल है। पुरानी दिल्ली जहां सैकड़ों सालों से अलग अलग राजाओं ने अपना गढ़ बनाया और अपने अपने तरीके से उसको चलाया। वो पावर सेंटर रहा बहुत सालों तक और आज भी है हमारा पॉलिटिकल सेंटर। लेकिन आज बात हम कर रहे हैं उस कल्चर की, उस हेरिटेज की और सबसे ज्यादा लोगों के प्यार की जो पुरानी दिल्ली के प्रति है। और आज हमारे साथ शिवा जी हैं, शिवा असलम फैमी, जो एक फेमिनिस्ट राइटर है, जो एक जर्नलिस्ट है, जो एक स्कॉलर हैं, जो बहुत पढ़ती लिखती हैं। और क्योंकि आप यहाँ पे हो और मुझे अवसर मिला है, तो मैं वो किस्सा याद करना चाहूंगी शिवा जी, जब आप पहली बार मुझसे मिली थी 2013 में। तो आपने बहुत इंस्पिरेशनल चीजें बताई थी उस दिन, जो महिला सशक्तिकरण पे थी और किस तरह से जब तक एक्सपोजर नहीं होता, जब तक कि कोई भी आदमी तभी रेवोल्यूशन ला सकता है जब उसके पास रिसोर्सेस हो। वो मुझे आज तक याद है और तब से हर एक इंटरेक्शन में आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और सतह की नीचे तक जाके एक दूसरे पर्सपेक्टिव को लाना सिखाया है। तो आज आपके पर्सपेक्टिव से हम दिल्ली को जानना चाहेंगे। शिवा जी, आपका बहुत 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 स्वागत है दी अर्बन अफेयर में, जो मैं और ऐश्वर्या ठाकुर, जो एक राइटर है और आर्किटेक्ट है खुद, उनका स्टूडियो है द स्टूडियो यूटोपिया, और मेरा एनेक्डोट्स विद अनुश्री, मिलके हम ये शहरों पे बातचीत कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवा जी। बहुत शुक्रिया अनुश्री। और आपने जो जिस तरह से पूरी तमहीद बांधी है आज के सब्जेक्ट के बारे में, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या क्या बातें करने का मौका मिलेगा मुझे। बहुत शुक्रिया। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो ऐश्वर्या, आप कुछ और बताना चाहेंगे आज के अर्बन अफेयर के बारे में, कि हम सवालों का सिलसिला शुरू करें? मेरे ख्याल है अनुश्री, आपने दिल्ली को लेके जो भूमिका बांधी है, उसके बाद मेरा कुछ और कहना मेरे ख्याल है वक्त जाया करने जैसे ही होगा, तो मेरे ख्याल है हमें शुरू करना चाहिए शिवा जी के साथ। शिवा जी, आपकी नजरों से देखते हुए, आप बहुत सालों से पुरानी दिल्ली में जुड़ी हुई हैं, तो क्यों ना शुरू करें आपके तजुर्बे को लेके, मतलब सतह से सिर्फ अगर आप हमारा परिचय कराएं, तो पुरानी दिल्ली आपके लिए क्या है? बहुत बुनियादी और सेंसिटिव सवाल आपने किया है शुरुआत में मुझसे कि मेरा पहला तजुर्बा। देखिए, मैं 90 के दशक में दिल्ली आई थी, 90 के मध्य के दशक में। और दिल्ली मेरी ससुराल है और मैं हूँ कानपुर की रहने वाली हूँ। कानपुर में उस वक्त हम लोग कैंट में रहा करते थे, क्योंकि फादर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थे, तो एक पुराना ओल्ड कॉलोनियल स्टाइल बंगलो जैसा मकान था, उसमें हम रहते होते थे। तो जब दिल्ली आए हैं तो मुझे बड़ा रोजी पिक्चर थी दिल्ली के बारे में। जैसे कभी ताजमहल गए तो ताजमहल के आसपास का जो कैचमेंट एरिया था वो बहुत ही वेल केप्ट था, तो मुझे लगता था कि दिल्ली भी ऐसा ही होगा। तो जब पुरानी दिल्ली में आई और खासकर जामा मस्जिद में मेरा घर है, तो मुझे तो बहुत बड़ा कल्चरल शॉक लगा। और बल्कि उस दौर में मैं सबसे लड़कियों से कहती थी कि भाई, जिस जगह शादी हो रही लड़के से नहीं मिलो, लेकिन वो इलाका भी देख के आओ कि शादी कहाँ हो रही है। ये बड़ा जरूरी होता है, ये बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि आपको सारी उम्र वहीं काटनी है, उस जगह काटनी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से मामला शुरू हुआ। और जिस तरह की यहाँ भीड़ थी, तो मुझे लगता था जिस वक्त मेडिकल इमरजेंसी होगी तो हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचा जाएगा या एम्बुलेंस कैसे आएगी, ये मेरे प्राइमरी कंसर्न्स थे यहाँ आने के बाद।
जी। लेकिन धीरे धीरे इतने सालों में दिल्ली मेरे अंदर रचता बसता गया, मैं दिल्ली में रचती बसती गई, और अब लगता है कि सब कुछ हो जाता है, सब चीज की गुंजाइश निकल आती है। लोग आगे बढ़ के आपको बिल्कुल हाथों हाथ थाम लेते हैं, और हर हर तरह की चीजें जो हैं आपके जिंदगी के मरहले अच्छे बुरे, और वो सब गुजरते रहते हैं, और दिल्ली, पुरानी दिल्ली अपनी रफ्तार से जीती है, अपनी तरह से जीती है। थोड़ी शोर शराबा, थोड़ा स्लो मोशन, आपको लगेगा कि आप 2 सदियों को एक साथ जी रहे हैं। आप मोबाइल फोन पर बैठे हुए आदमी को आप देख रहे हैं कि एक बैलगाड़ी पे बैठा हुआ आदमी, तांगा गाड़ी पे बैठा हुआ आदमी और स्मार्टफोन पे बात करता हुआ आराम आराम से जा रहा है। उसकी वजह से सारा ट्रैफिक परेशान है, तो कोई बात नहीं है उसको। तो इस तरह का जो क्रॉस सेक्शनैलिटी है, टाइम की, टेक्नोलॉजी की, कल्चर की, जबानों की और हर चीज की, वो यहाँ पर आकर के आपको दिखती है। पुरानी दिल्ली अब क्योंकि हमारी दुनिया ऑडियो विजुअल होती चली जा रही है, और प्राइमरीली विजुअल होती चली जा रही है, हर चीज हम कैप्चर करते हैं, तो एक फ्रेम में जितने कॉन्टेक्स्ट आपको पुरानी दिल्ली में मिलेंगे। तो मेरी शुरुआती जो नजरिया है पुरानी दिल्ली की और अपने इस घर के बारे में, क्योंकि अब दिल्ली मेरा घर है, जितना वक्त मैंने अपने मायके के शहर में गुजारा उससे ज्यादा वक्त ससुराल में गुजार लिया है, तो इसलिए अब मैं अपने घर के बारे में बात कर रही हूँ, ये दिल्ली। तो ये तो रही आपके पहले नजरिए की बात, लेकिन क्योंकि आप बहुत सालों से अब अपने ससुराल दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, क्या आपको लगता है कोई ऐसा एलिमेंट है, कोई ऐसी चीज है जो ओवर द इयर्स बदलते हुए देखी हो आपने धीरे धीरे इतने सालों में, जैसे आपने उसे जी, देखा? मैं तो क्या बताऊं, मैंने तो इस कदर बदलाव देखा है, क्योंकि जिस वक्त मैं दिल्ली में आई 90 के दशक में, तो ये फ्लाईओवर्स की प्लानिंग शुरू हुई थी बस। और उसके बाद ये सारे फ्लाईओवर्स जो सबसे बड़े बड़े, धौला कुआं, एम्स और बीकाजी और ये पूरा जो आउटर रिंग रोड है और नारायणा, ये सब मेरे सामने बिल्कुल बदला है। और क्योंकि मेरे साथ अच्छी बात ये थी कि मैं पहले से ड्राइविंग जानती थी, तो घर की गाड़ी, घर में जो गाड़ी मैंने अपने लिए एक गाड़ी खरीद ली, और उसके बाद बहुत दिल्ली घूमी। तो उस दौरान जो दिल्ली जो देखी, वो तो आज आप सोच ही नहीं सकते। यानी पिछले 25 सालों में जितना दिल्ली बदली है, उतना तो दिल्ली पहले 50 सालों में नहीं बदली होगी, और ये यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं। तो मैंने उसका बहुत बड़ा बदलाव देखा है खुद मेरे अपने घर में। इत्तेफाक से जो मेरा घर है वो एक पुरानी हवेली होता था, और उसको बदल करके अभी इसी साल, इसी महीने शायद हम लोग वहां शिफ्ट हो जाएंगे, वो एक नया घर बन गया है। तो अपने घर से लेके अपने शहर और अपनी गलियों को बदलते हुए मैंने खूब देखा है। जहां तक पुरानी दिल्ली के अंदर के बदलाव का सवाल है, अपने बेसिक स्ट्रक्चर को रिटेन करते हुए पुरानी दिल्ली अंदर से बहुत तब्दील हो रही है। यानी कि घरों के अंदर आप देखें, नए घर बन गए हैं, नए किचन आ गए हैं, नए गैजेट्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में इंट्रोड्यूस हो चुकी है, और सब कुछ हो रहा है। दूसरी बात यह है कि पुरानी दिल्ली वो जगह है जहां पर आप 100% अपनी जिंदगी की हर चीज प्रोक्योर कर लेते हैं। यानी आपको पानी और आटे से लेकर के कार और टेक्नोलॉजी की बेस्ट चीजें जो चाहिए, वो आपको यहीं की यहीं मिल जाएंगी। कुछ अगर कोई ये तय करे कि उसे पुरानी दिल्ली से बाहर नहीं निकलना है, तो सारी उम्र यहाँ गुजार ले, और उसको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी जरूरत की वजह से बाहर जाने की। अच्छे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, तो ये सारी चीजें हैं पहले से, क्योंकि पुराना शहर है। और 200 साल के करीब मुगलों ने इसको संवारा, फिर उसके बाद भारत सरकार ने, ब्रिटिशर्स ने संवारा, उसके बाद भारत सरकार ने संवारा। तो ये जो 17वीं सदी से जो शुरू हुई है ट्रेजेक्ट्री, ये आज तक ब्रोकन है और लगातार चल रही है। तो दिल्ली बहुत हैपनिंग जगह है, पुरानी दिल्ली। जी जरूर। जिस तरह से रैपिड स्पीड से बदल रही है, पता नहीं आगे आने वाले 20 सालों में क्या हो जाएगा फिर तो। पर जी हाँ, प्रेशर बहुत है, प्रेशर बहुत है। अगर आपको देखना हो कि आप अल्टीमेट केओस में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जी सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, तो आप दिल्ली आकर के देखिए, आपको लगेगा अरे 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 बस डिजास्टर हो गया, और फिर वो रुक जाएगा, वो संभल जाएगा, लोग थाम लेंगे उसको। तो ये जो है कि ऑन द ब्रिंक, यू आर
actually living on the thresholds of so many aspects. मतलब ये आपको यहाँ पर देखना होगा, यहाँ की इमारतें, यहाँ के लोगों की जबान, यहाँ का खाना पीना, यहाँ की वेशभूषा, और उसके अलावा जिस तरह से जुगाड़ से जिंदगी जी ली जाती है बहुत कम में। तो दिल्ली उस लिहाज से बहुत गरीब नवाज शहर है, ये सबके लिए हाजिर है, सबको अपनी गोद में समेट लेता है। और यहाँ पर कोई भी, पुरानी दिल्ली में लोग भूखे नहीं सोते हैं, सिर्फ उन्हें अपनी तकलीफ बताने की जरूरत है और लोग मदद को आगे आ जाते हैं। और बहुत बड़ा तबका उन लोगों का है जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, जो भी मेहनत करने को तैयार है उसके अब पेट जरूर भर देगी ये दिल्ली। जी, बहुत ही गिविंग है ये हमारी पुरानी दिल्ली, और ये सालों से, सैकड़ों सालों से ऐसी ही चली आ रही है और चली आती रहे। लेकिन आपने बात की इमारतों की, तो क्योंकि ऐश्वर्या एक आर्किटेक्ट है, मैं चाहूंगी कि ऐश्वर्या इमारतों को लेके, खास करके पुरानी दिल्ली की, क्या आप शिवा जी का कोई एक पर्सपेक्टिव लेना चाहती हैं जो कि हमारे जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ हो, या पुराने जो रेस्टोरेंट्स है, कैफेज है, जिन्होंने एक साथ एक एनवायरनमेंट में रहती हैं वो और को एग्जिस्ट कर रही हैं सालों से? शिवा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि पुरानी दिल्ली में हेरिटेज वॉक एंथुजियास्ट बहुत ज्यादा उभर रहे हैं, और पुरानी दिल्ली को लेके जो दिल्ली के और बाकी शहर से भी लोग आते हैं, वो पुरानी दिल्ली में घूमना पसंद करते हैं, हेरिटेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और कुछ अरसे से दिल्ली की जो पुरानी दिल्ली की स्पेशली बिल्डिंग्स है, उनको फिल्मों में भी और ड्रामा सीरियल्स में भी काफी जगह मिली है। जैसे हिंदी मीडियम में पुरानी दिल्ली का जिक्र था, मेड इन हेवन में पुरानी दिल्ली की हवेलियां आई, द स्काई इज पिंक में दिल्ली के पुराने छज्जों पर उसकी शूटिंग की गई। तो आपका क्या ख्याल है कि ये लाइमलाइट मिलने के बाद लोगों में एक तरह की अवेयरनेस, एक तरह की वो जागरूकता आई है अपनी हेरिटेज को लेके? क्या लोग आज अपनी हेरिटेज को डेवलप करने में और आगे आ रहे हैं, या फिर उनका ये मत है कि पुरानी बिल्डिंग्स को, जैसे पॉपुलर प्रेशर में होता है कि पुरानी बिल्डिंग्स को गिराकर नई मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स बनाए जाएं, उसकी ज्यादा फाइनेंशियल वायबिलिटी ज्यादा है? तो अपनी हेरिटेज को लेकर कितना लोग वो जागरूक। अवेयर हुए हैं, या हाँ जागरूक हुए हैं, या फिर कितना वो नई मॉडर्निटी को ज्यादा उस तरफ जा रहे हैं? देखिए, जहां तक स्ट्रक्चर्स का सवाल है, तो पुरानी दिल्ली तो लगातार अपने पुराने स्ट्रक्चर्स को तोड़ करके नए स्ट्रक्चर्स को बना रही है, और ये सिलसिला तकरीबन शायद बहुत तेजी से 80 और 90 के दशक से ही चल रहा है। सवाल ये है कि जो एक अर्बन और जिसको हम अर्बन हेरिटेज वगैरह की जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनका एक इंटरवेंशन होना चाहिए था यहाँ पर, तो वो इंटरवेंशन उस तरह से नहीं है। अगर जो आर्किटेक्चर को लेकर के जो सेंसिटिव बातें हैं आज हमारे सामने, अगर उनको उनके तहत दिल्ली को रख रखाव किया जाता तो इसकी शक्ल बहुत अलग होती। अब क्या हो रहा है कि पुरानी चीजें तो बहुत खराब हो चुकी है, बहुत चली गई हैं, और वो वायबिलिटी का सवाल उतना नहीं है, बजाय इसके पॉपुलेशन का जो प्रेशर है कि एक घर में 2 भाई थे, उन दोनों के परिवार, फिर उनके 2 बच्चे, तो वो जो एक बड़ी हवेली थी वो छोटी हुई और छोटी हुई, और वो छोटे छोटे घर हो गई। ये जो एक प्रेशर है, और क्योंकि कारोबार ज्यादातर लोगों के यही है, क्योंकि और ये कारोबारी डिस्ट्रिक्ट है बिल्कुल, तो लोगों को इसमें बाहर निकल करके रहने में उतना सहूलत नहीं है। हालांकि अक्सर लोग बाहर निकल गए हैं, बहुत बड़ी तादाद में व्यापारी और ट्रेडर्स और दुकानदार यहाँ से बाहर चले ही गए हैं। और 70s और 80s के दशक में ये पूरा जो साउथ एक्स वगैरह का इलाका जो बसा है, वो यहाँ के लोगों के ही जरिए बसाया गया है, यही लोग वहां गए। लेकिन जो एक स्पेशलाइजेशन वाली एजेंसीज का काम था यहाँ पर प्रिजर्वेशन का, हेरिटेज प्रिजर्वेशन का, वो नहीं हो पाया, ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। और पर्टिकुलरली जब हम कंपेयर करते हैं कि इस्तांबुल में कैसे है, इटली में कैसे है, इवन लाहौर में कैसे है, तो हमें थोड़ा सा दुख होता है कि काश हमने प्रिजर्व किया होता। और एक कई बार ये भी लगता है कि जिस पास्ट को लेकर के, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मैं उस नजरिए को भी यहाँ पर लाऊंगी और थोड़ा थियराइज करूंगी कि जिस पास्ट को लेकर के आप बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं, या जिस पास्ट को लेकर के आपके अंदर गुस्सा और इरिटेशन होती है, उसको आप प्रिजर्व नहीं करना चाहते हैं।
तो कुछ उस तरह का नजरिया है कि जो ब्रिटिश चीजें हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो तो फिर भी प्रिजर्व कर ली गई हैं, लेकिन जो प्री ब्रिटिश है, खासकर मुगल है, उसको लेकर के एक खास तरह की एक रवैया है कि ये काबिले गौर नहीं है, इसको बचाने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह का। तो वो हमें नजर आ जाता है कई जगह। लेकिन जहां तक आम जनता का सवाल है, देखिए आवाम जो है वो उसके कंसर्न्स एकदम अलग होते हैं। वो आर्ट एंड कल्चर प्रिजर्वेशन के मोड में नहीं होती है। उसको नहीं पता कि जिस घर में वो रह रहे हैं इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है। उनको तो अपनी जरूरतें दिखती हैं और उन जरूरतों के हिसाब से कई बार कमजोर हो रही हैं इमारतें, उनको ठीक कराना जरूरी है, और ठीक वो हो नहीं सकती, उसमें जिस तरह का पैसा लगेगा तो उसको गिरा दिया और कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी। इस तरह की चीजें जो है वो होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ खासकर दिल्ली में ये हो पाया कि इसको बचाया जाए। इसके बावजूद पुरानी दिल्ली, जिसका पिन कोड 6 है, जिसको हम लोग पुरानी दिल्ली को दिल्ली 6 भी कहते हैं, तो दिल्ली 6 अपने आप में एक ब्रांड बन के उभरा है पिछले 15-20 सालों में, और इंटरनेट ने उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। क्योंकि यहाँ के जो भी तस्वीरें बाहर गई और जो भी फ्रेम्स लोगों को देखने को मिले, उसमें इमारतें थी, उसमें मॉडर्निटी थी, उसमें कल्चर था, और उसमें फूड एंथुजियास्ट के लिए बहुत कुछ था। तो वो अपने लॉन्ग शॉट्स और जूम शॉट्स वगैरह सबके लिए पुरानी दिल्ली जिस तरह का स्पेक्टेकल ऑफर करती है, उसकी वजह से अब ये एक ब्रांड बन गया है। आप किसी भी जगह चले जाइए, आपको आपके कैमरे को काम करने के लिए बहुत सारा मटेरियल मिलता है। तो पुरानी दिल्ली एक ब्रांड है। दिल्ली 6 का खाना, दिल्ली 6 का कपड़ा, दिल्ली 6 की बातें, बोली, भाषा, दिल्ली 6 के इमारतें, इन सब को लेकर के एक नया इंतुजियाज्म है। मैंने देखा कि अब नए लोग लिख भी रहे हैं, दिल्ली को, पुरानी दिल्ली को फिर से एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो हिस्टोरिकल राइटिंग है, हिस्टोरियोग्राफी है, वो अपनी जगह है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पॉप कल्चर स्टाइल में दिल्ली को देखा और दिल्ली के बारे में लिखा। और अभी एक बहुत अहम फिक्शन आया है अरुंधति रॉय का 2017 में, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो वो पुरानी दिल्ली से शुरू होता है। आप उसको जब पढ़ते हैं तो आप पुरानी दिल्ली की इन्हीं गलियों में आपको पता चलता है कि इससे गुजर रहे हैं आप। और भी बहुत सारी ऐसे हैं, जैसे अगर पुराना वक्त याद कराने वाला एक कई चांद थे सरे आसमां, शमसुल रहमान फारूकी साहब का एक बहुत बड़ा कारनामा है वो उन्होंने वहां, उसकी भी शुरुआत आप देखें तो दिल्ली से हो रही है। और इस तरह के बड़े, फिर हिस्ट्री में भी क्रॉनिकलिंग का जो काम है कि फला जगह फला की मजार है, फला जगह फला दरवाजा है, ये टोम है, ये फला का मकान है। तो ये आप देखें कि ये सब भी हुआ, उसी में गालिब की हवेली का उद्धार भी होता है, उसी में ज़ौक़ और दाग और बाकी सब लोगों की चीजें भी ढूंढी जाती हैं और फिर उस पर लिखा जाता है। तो एक कॉन्शियसनेस है अर्बन स्पेस में और नेटिजन्स में, और वो उसको लगातार एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसी प्रेशर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तय किया कि चांदनी चौक, जो कि बेहद मशहूर नाम है और जगह है पुरानी दिल्ली का, तो उसको रिवाइव करेंगे। उन्होंने अपने नजरिए से जो भी वो बेहतर समझते थे उसको उन्होंने किया, लेकिन वो थोड़ा इम्परफेक्ट है इस लिहाज से कि जब आप सिर्फ एक सड़क को ठीक करने की बात सोचते हैं और उसको नो ट्रैफिक जोन बनाते हैं, नो व्हीकल जोन बनाते हैं, तो आप जो पड़ोस की सड़कें हैं उन पर जो प्रेशर डाल रहे होते हैं, आप यू आर नॉट माइंडफुल ऑफ दैट एंड यू आर रियली क्रिएटिंग हैवॉक इन द लाइफ ऑफ दोज हु आर लिविंग इन दिस लाइक साइड बाय साइड. So instead of doing it for one street, it should be a more holistic, application of some kind of revival or reform or application of master plan or whatever. लेकिन ये थोड़ा holistic होना चाहिए था. तो स्ट्रक्चर के लिहाज से रोमांटिसिज्म बहुत है, कंफ्यूजन भी उतने ही ज्यादा है. बिल्कुल, आपने अभी बहुत अच्छी बात है कि आपने इस रिवैम्प और इस रीडेवलपमेंट का ज़िक्र किया है, क्योंकि मेरा अगला सवाल भी इसी मुतालिक है। पुरानी दिल्ली अपने स्ट्रीट फूड कल्चर के बगैर तो अधूरी है। उसकी बात किए बिना दिल्ली का जो पुरानी दिल्ली का
कोई भी किस्सा जो है वो नामुकम्मल है। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, अभी जो रीडेवलपमेंट हुई है उसके बाद स्ट्रीट वेंडर्स को, ये जो रेडी फड़ी वाले हैं, जो ये आप स्ट्रीट फूड बेचने वाले हैं, उनके लिए कोई जगह ऐसे है एलोकेट की नहीं गई है प्लानिंग के मुताबिक। तो आपको क्या महसूस होता है कि ये जो नया मॉडल है जिसमें दे स्वीप आउट द स्ट्रीट वेंडर्स इन द नेम ऑफ पेडेस्ट्रियनाइजेशन, तो ये आपको कितना रेलिवेंट लगता है, कितना सही लगता है? और इस पूरे रिवैम्प के साथ आप क्या खुश हैं कि ये दिल्ली को, पुरानी दिल्ली को कुछ फायदा देगा, या फिर आपको लगता है ये सिर्फ कॉस्मेटिक रहा? असल में हमारा पॉलिटिकल क्लास तो बहुत पॉश एरियाज में रहता है। उसके घर के सामने तो कोई चाट वाला और कोई फल बेचने वाला नहीं खड़ा हो सकता है, और अगर खड़ा होगा उसने जुर्रत की तो वो 1 मिनट में वो उसका एमसीडी जो है उसका ठेला वेला लेकर के जाएगी। तो इन लोगों को पता ही नहीं होता है कि जो इनके फैंसी आइडियाज हैं वो कितने भारी पड़ते हैं लोकल जो रेसिडेंट्स होते हैं उनके ऊपर। इसी तरह ये बात बार बार हम देखते हैं, जब ई रिक्शा को इन्होंने अलाउ किया, तो अगर आज आप पुरानी दिल्ली आए तो जो 700 मीटर्स का जो स्ट्रेच है वो पूरा, मतलब कई बार आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे लेकिन वो स्ट्रेच आप कवर नहीं कर पाएंगे, इस तरह का केओस है उनकी वजह से। और साथ में रेहड़ी वालों को क्योंकि एक तरफ से भगा दिया गया तो जाहिर है वो दूसरी तरफ सारे जमा हो गए। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो डिसबैलेंस है और जो मायोपिक डेवलपमेंट मॉडल है हमारी सरकारों का, पॉलिटिकल क्लास का, वो ये समझते हैं कि पॉपुलिस्ट चीजें करके पोस्टर में छापने के लिए कि देखिए हमने चांदनी चौक को रिवैम्प कर दिया है, वो ये करके वो समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया। लेकिन जो पुरानी दिल्ली के बाशिंदे हैं जो रोज इसको जी रहे हैं, उनके इस बुरे फैसले को जी रहे हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी ज्यादती की है यहाँ इस तरफ रहने वालों के साथ। क्योंकि पूरा जो पेरीफेरी है जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट है, इक्वली बिजी है, चाहे वो चावड़ी बाजार हो, चाहे वो जामा मस्जिद हो, चाहे वो सीताराम बाजार हो, चाहे दरीबा हो, ये पूरा इलाका जो है वो नरक बन गया है। क्योंकि सब लोग अब गाड़ियां यहीं छोड़ते हैं, सारे रेहड़ी ठेले वाले भी यहीं आ गए हैं, सारे रिक्शा वगैरह भी यहीं तक आ जाते हैं, यहीं से सवारी को उतार देते हैं। तो पिछले जब से ये चांदनी चौक का रिवैम्प ये शुरू हुआ तब से पुरानी दिल्ली के सारे इलाके जो हैं वो दे आर चोकिंग विद ट्रैफिक, दे आर जस्ट ब्रेथलेस। जी, जिस तरह आप बता रही हैं, मतलब सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है एक रॉन्ग प्लानिंग स्कीम में, जिनको पता ही नहीं है कि आम लोगों की क्या मजबूरी है और वो किस तरह से जूझ रहे हैं रोज अपनी जगह तक पहुंचने के लिए। लेकिन अब कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा फन एलिमेंट भी हम डिस्कस करें पुरानी दिल्ली के बारे में। और मुझे लगता है हम लोग सब बहुत फूडी हैं, जितना मैं आपको जानती हूँ शिवाजी, आपको भी खाने का और सारी टेस्टी डिशेस का बहुत शौक है। तो जैसे ईद पे हर बार हम पुरानी दिल्ली जाते थे और फिर कबाब और मिठाइयाँ और शाही टुकड़ा, ये सब कुछ, मतलब वही जो टेस्ट वहां आता है वो कहीं भी और बाकी दिल्ली के पार्ट्स में भी आपको नहीं मिल सकता है। तो आप जब आई होंगी और आपने जो फूड कानपुर से दिल्ली का एक एक्सप्लोर किया होगा, तब कुछ महसूस किया होगा, एक तो उसके बारे में बताइए कि आपको क्या नया लगा। और अब इतने सालों बाद आपको उस खाने का मतलब स्वाद सेम आ रहा है, कुछ बदला है, कुछ और इंक्लूड हो गया है, क्या क्या है आपके विचार इसके बारे में? जी, जब मैं पुरानी दिल्ली में शिफ्ट हुई हूँ 90s में, तो अगर एक दिन हिंदुस्तान टाइम्स में किसी नहारी वाले का जिक्र हो जाता था या उनके फूड वाले उसमें चला जाता था कुछ, तो हम बड़े खुश होते थे कि देखो पुरानी दिल्ली आज छपा है। लेकिन उसके बाद जो आया है, दौर आया है, उसमें सिर्फ पुरानी दिल्ली और खाना, पुरानी दिल्ली और खाना। तो ये बात मुझे बहुत अलग से लगती थी, क्योंकि देखिए मैं थोड़ा सर्विस क्लास बैकग्राउंड से आई थी। कैंट में तो कोई ठेले वेले होते नहीं है, हमारे यहाँ बाहर खाने का कोई कल्चर ही नहीं था, बहुत कम ऐसा होता था। और यहाँ तो पुरानी दिल्ली में ऐसे घराने हैं जहाँ खाना बनाने की जरूरत महसूस नहीं की जाती है। अगर कोई बीमार है तो बन जाएगा घर में खाना, वरना क्या जरूरत है। तो इस हद तक बाहर का खाना जिंदगियों का हिस्सा है। तो जब हमने ये यहाँ पर शुरुआत का दौर मुझे याद है, और आज उसके डुप्लीकेट वर्जन्स जो कि उतने ही जायकेदार हैं, ये नहीं कि वो जायके में कम है, उसके इतने सारे वर्जन्स हैं उसी नहारी के,
उसी कबाब के और इतना उन्हीं रोटियों के इतना कुछ उनके बारे में लिखा पढ़ा कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक खास तरह का फेस्टिविटी है जो पुरानी दिल्ली के साथ जुड़ी हुई है, और ये सही है। आप किसी भी जामा मस्जिद की सड़क या अंदर की गलियों में आप कहीं भी चले जाएं, आपको समझ में नहीं आएगा कि पहले कैमरा ऑन करें या पहले चखें। तो ये हालत है यहाँ पर। तो ये बिल्कुल अब फूड मक्का मतलब फूड के लिए अब ये जाना जाने लगा है। फूड मक्का कहते हैं लोग इसको। और एक बार मेरे घर में तो नहीं, मेरे यहाँ एक फोन आया रात में 3:30 बजे, और उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ किसी वजह से आए थे और यहाँ 3:30 बजे 3:45 बजे रात में जाम लगा हुआ है। तो सारे फूडीज अपनी गाड़ियां लेके आते हैं, सारे एनसीआर वगैरह से और दिल्ली से, और आकर के फिर यहाँ एंजॉय करते हैं। तो खाने की ये बहुत अहम मार्केट बन गया है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ। मैंने कैलकाटा भी देखा है, मैंने बॉम्बे भी देखा है, हैदराबाद भी देखा है, अहमदाबाद, ये सारे जो मेट्रोज हैं और जो कल्चरल हब्स हैं, लखनऊ, ये सब देखा है। दिल्ली जैसा खाने का माहौल, पुरानी दिल्ली जैसा, और खासकर जामा मस्जिद जैसा कहीं नहीं है। पुरानी दिल्ली में भी रात में चांदनी चौक बंद हो जाता है, रात में वहां पर जो भी खाने की दुकानें वो बंद हो जाती हैं, लेकिन सिर्फ जामा मस्जिद की एक स्ट्रीट है, ये 800 मीटर्स की ये स्ट्रीट है, और फिर इसकी एंसिलियरीज हैं जो अंदर थोड़ी छोटी छोटी स्ट्रीट्स और हैं। आप वहां चले जाइए, सुबह 4 बजे तक कोई नहीं सोता है, बिल्कुल मार्केट आराम से चलता है और लोग खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। और हमारे घरों में जब हम अपने सीलिंग फैन की ग्रीस साफ करते हैं तो उसमें हमें एहसास होता है कि जो इतना घी और मक्खन फिजा में रोज उड़ता है वो यहाँ पर भी पहुंचता है। तो ये खास तरह की सिचुएशन है पुरानी दिल्ली की। जी बिल्कुल, शिवा जी अभी आप हाँ जी ऐश्वर्या। शिवा जी ने भी जिक्र किया रात में जामा मस्जिद वाली जो सड़क है 800 मीटर, उसमें जाम लगा होता है खाने के वक्त। और वाकई मैं खुद भी वहां जाके तजुर्बा कर चुकी हूँ। वहां पे रात में इतनी रौनक रहती है, आप मतलब समझ नहीं सकते हैं कि वहां पर दिन है या रात है। तो मेरा अगला सवाल आपसे जो है उसी से जुड़ा हुआ है थोड़ा सा। लेकिन तो शिवा जी, मेरा सवाल ये था कि दिल्ली, जैसा कि आपने भी बताया, हिस्टोरिकली भी हमेशा से इम्पोर्टेंट आइकॉनिक औरतों की ट्रेजेक्ट्री पे हमेशा रहा है पुरानी दिल्ली, खासकर जैसे चांदनी चौक या बेगम का बाग है, या सराय अब जहां आ रहा है, वो सब जहांरा बेगम ने बनवाया। उसके बाद मस्जिद मुबारक बेगम है जो लेडी को डेडिकेटेड थी। फिर फतेहपुरी मस्जिद है, वो फतेहपुरी बेगम ने बनवाई जो शाहजहां की एक वाइफ थी। उसके बाद जीनतुल मस्जिद है दरियागंज की। फिर रजिया सुल्तान की जो मकबरा है वो यहाँ पुरानी दिल्ली में ही मौजूद है। बेगम समरू का पैलेस है, और फिर जीनत महल है, जो कि बहादुर शाह जफर की वाइफ का की हवेली रही है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि पुरानी दिल्ली में आज एक आम औरत अपनी स्पेस को क्या रिक्लेम कर सकती है? कितना आसान है आज की तारीख में एक आम औरत का पुरानी दिल्ली की रिलीजियस स्पेसेस में भी मुदाखलत करना, और इसकी पब्लिक स्पेसेस में भी उनका मौजूद रहना, दिन में रात में? क्या वो अपने काम पर जा सकती हैं, वॉक कर सकती हैं, अपने आप को सस्टेन कर सकती हैं इतनी ही आसानी से जितना कि मर्द कर सकते हैं दिन में रात में, जितनी रौनक रहती है यहाँ पर? कितना आसान है उनके लिए? बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या, ये बहुत अहम सवाल पूछने के लिए। देखिए, जो जहाँ तक एजेंसी के, औरत की एजेंसी का सवाल है, तो महिलाएं यहाँ पर शुरू से बहुत सशक्त रही हैं। आपने तो सभी का नाम ले लिया तकरीबन। जो हवेलियों में जो लेसर नोन फैमिलीज हैं, वहां पर भी जो करता धरता है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा रही हैं, वो खवातीन रही हैं। और इस वजह से आप ये देखिए, चाहे वो छोटे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो बड़े हों, हर जगह आपको मैनेजमेंट में उसको माइंड करती हुई, उसको चलाती हुई महिलाएं मिल जाएंगी। और सड़कों पर भी अगर आप देखें तो शायद पुरानी दिल्ली इस तरह की जगह है जो कहने को तो एक पुरानी जगह है, जहां पर सोच करके लगेगा भाई जामा मस्जिद है तो यहाँ पर पुरुषों का राज होगा, पैट्रियार्की ज्यादा होगी। लेकिन आप जामा मस्जिद के अंदर दाखिल हो, इमारत के अंदर, तो भी आपको सहन में हर जगह
खवातीन दिखेंगी। अगर आप कभी रमजान में आइए तो देखिए यहाँ पर अंदर रोजा खोलने पूरे पूरे फैमिलीज आते हैं और बैठते हैं और नमाज पढ़ते हैं। औरतें भी नमाज पढ़ती हैं जामा मस्जिद में, साथ ही में उनकी सफ अलग खड़ी हो जाती है और वो लोग वहीं पर नमाज पढ़ते हैं मर्दों के साथ में। बाजारों में आप देखें तो ओवरवेलमिंग जो मेजोरिटी है वो खवातीन की है, चाहे वो मटिया महल चितली कबर का बाजार हो, चाहे वो चांदनी चौक का बाजार हो, बल्कि औरतें ही ज्यादा हैं इन सभी बाजारों में, क्योंकि ये जो चीजें हैं, जो जो सारा सामान बिक रहा है वो उन्हीं के मिजाज का और उनके इस्तेमाल का है, चाहे वो घरेलू सामान हो, चाहे वो कपड़े से वस्त्र उद्योग से रिलेटेड हो, चाहे वो ग्रूमिंग इंडस्ट्री का सामान हो, और घरेलू जो साज संवार की चीजें होती हैं अपने घर के लिए इस्तेमाल होती हैं, बर्तन होते हैं और ये है बेडिंग्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब जगह है। आपने जो बात कही कि एजेंसी वाली बात, ये आप जानती हैं चांदनी चौक तो बनाया ही एक महिला ने है और उसको डिजाइन भी उन्होंने किया था, यही नहीं कि सिर्फ बनाया है। फिर अभी भगीरथ पैलेस, जैसे बेगम समरू का जो पैलेस है, वो आप जाकर के वहां देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ये सभी खवातीन हिस्ट्री में बहुत अहम किरदार और बहुत खुद मुख्तारी के साथ जिंदा रही हैं और इनकी इनकी दिलचस्पियों के मुताबिक इनकी एक से थी हर चीज में, और वो ही उसको चलाती थी, रन करती थी। तो ये महिला का ये जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक शानदार बात ये है कि हम दिल्ली को बहुत सारे अपराधों के लिए जानते हैं और खासकर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए भी बहुत जाना जाता है, लेकिन पिछले कई सालों से कई बार जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन को नो क्राइम की वजह से कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। आपने आखिरी बार पुरानी दिल्ली से कौन सा क्राइम सुना था, आप मुझे बताइए। कोई हेडलाइन आपने सुनी थी, कोई कोई रेप, कोई गैंग रेप, कोई चाइल्ड अब्यूज, कोई मर्डर, कोई इस तरह की बात आपने सुनी थी क्या? आप अगर अपनी याददाश्त पे जोर डालेंगी तो आपको शायद ही कोई ऐसा मामला मिले। जो पेटी क्राइम्स हैं, जो गरीबी से जुड़े हुई चीजें हैं, उस तरह की चीजें हो जाती हैं। कई बार आपस में मनमुटाव के चलते भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे झगड़े भी हो जाते हैं जिनको लोकल लोग बीच में पड़ के सुलटा देते हैं। लेकिन क्राइम जिसको हम कहते हैं, जो जिसके लिए पूरे जमाने में नई दिल्ली बदनाम हो गया, आपको पुरानी दिल्ली में नहीं मिलेगा। और खासकर चांदनी चौक, जामा मस्जिद जैसा जो, जिसको आप पुरानी दिल्ली का भी जो दिल है, वैसे तो पुरानी दिल्ली दिल्ली का दिल है, लेकिन पुरानी दिल्ली का भी जो दिल है वो है जामा मस्जिद और चांदनी चौक। आपको यहाँ से ऐसे नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ पुरानी दिल्ली में जब शादियां होती हैं तो बारात जो है 11-12 बजे शुरू करते हैं, इतनी लेट, और रात में 2 बजे 3 बजे लोग वापस घरों को आते हैं, पूरा जेवर पहने हुए, बच्चियां, लड़कियां, खवातीन सब साथ होते हैं, आराम से आते हैं, आराम से जाते हैं। आज तक कोई स्नैचिंग की वारदात हमें सुनाई नहीं पड़ी है। तो ये नहीं कि आप सेक्सुअल क्राइम ही नहीं, लेकिन जो दूसरा क्राइम है उसमें भी अगर आप देखें तो रात में जब गलियां सूनी पड़ी हैं, कोई गलियों में नहीं है, ये भी नहीं कि भीड़ है, भीड़ भी नहीं है, तब भी जेवर पहन के औरतें, हम मेरा बेडरूम क्योंकि सड़क से लगा हुआ है तो छम 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 की आवाज आती है रात में। लोग वापस आ रहे हैं, लड़कियां वापस आ रही हैं शादियों से, शादियों के सीजन में हमें पता चल जाता है, और ये बहुत महफूज है। तो ये बहुत शानदार बात है। अमीर गरीब मिलके रहते हैं, मिली जुली बस्ती है, सिर्फ अमीर नहीं है, सिर्फ गरीब नहीं है, लेकिन एक दूसरे से का लिहाज है, एक दूसरे से जान पहचान, सलाम दुआ नमस्ते है, और ये तकब्बुर नहीं है कि तुम्हारी हैसियत मेरी हैसियत में फर्क है। तो ये जो मिली हुई बस्ती का जो एक फ्लेवर होता है खास तरह का, कि सब एक थोड़ा थोड़ा इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ये सब है। कोई पता पूछेगा तो घर तक छोड़ के आएंगे, ये नहीं कि नई दिल्ली की तरह कहते मुझे नहीं पता, चाहे वो उन्हीं के गेट पे खड़ा हुआ हो, वो मना कर दे लेकिन ये पुरानी दिल्ली में नहीं होता है। क्या बात है! आपने पुरानी दिल्ली के बारे में ये मालूमात दे के बहुत सारे लोगों को भी एक नई इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि जनरली ये एक परसेप्शन भी हो सकता है कि नहीं अब रात हो गई, रात में पुरानी दिल्ली वाले एरिया में आप ना जाएं। मैंने अपने खुद दोस्तों को कईयों को कहते सुना है कि ठीक है आप जाएं, लेकिन आप रात में वापस आ जाए, लेकिन क्योंकि दिल्ली ऑल ओवर थोड़ा अनसेफ है औरतों के लिए, तो यहाँ पुरानी दिल्ली में एक जो एक तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है वो मेरे ख्याल है
नई चीज है पूरी दिल्ली के लिए। जी, रात की एहतियात की जो बात है, पुरानी दिल्ली में तो आप महफूज हैं, लेकिन दिल्ली से निकल के जब आप अपने घरों को जाएंगे तो वो जो रास्ता है वो कितना महफूज है, थोड़ा उसका ख्याल रखना ही चाहिए। तो वो एहतियात अपनी जगह है, लेकिन पुरानी दिल्ली में लगातार पुरानी दिल्ली के पुलिस स्टेशन को इस बात का अवार्ड मिलता रहा है कई सालों से कि नो क्राइम रिपोर्टेड है यहाँ पर। तो आप सोचिए, तो ये तो है ना कमाल की बात दिल्ली के अंदर रहते हुए। बिल्कुल सही में एक नई चीज है जिसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं था, मतलब इस चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं किया था। जब पेपर में हम पढ़ते हैं तो दिल्ली, पुरानी दिल्ली भी उसी में आ जाता है, और वो भी क्राइम के उतने ही परसेंटेज को कवर करता होगा, ये हम मान लेते हैं। तो ये सच में एक बहुत नया नजरिया है, और इस पे सबको सोचने की जरूरत है कि क्यों ऐसा है कि बाकी की दिल्ली इतनी बदनाम है, इतने क्राइम्स है, और क्यों एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ये क्राइम बहुत ही रिड्यूस स्टेट पे है। तो सभी अगर यही मॉडल फॉलो करे और रात को पूरी दिल्ली में बारातें निकले तो क्यों, कितना अच्छा होगा। क्यों सिर्फ पुरानी दिल्ली में ही इतना इतना मजा और इतनी सिक्योरिटी महसूस रहे। अनु, देखिए जो मिली जुली बस्तियां होती है ना पुरानी, उनकी ये खासियत होती है कि आप एक दूसरे से बेपरवाह होके नहीं जी सकते हैं। आपकी जिंदगियां इतनी आपस में जुड़ी हुई होती हैं कि कारोबारी जुड़ाव है और फैमिली का जुड़ाव है, और कुछ नहीं तो मकानियत का जुड़ाव है कि आपके छत पे अगर कोई ऐसा कुछ हमें दिख रहा है जो नहीं होना चाहिए, या कोई नया चेहरा दिख रहा है, तो हम पूछ लेंगे कि आप कौन है, कहाँ से आए, यहाँ क्या कर रहे हैं। ठीक है, वहां कोई ना प्राइवेसी का सवाल है, ना अपने काम से काम रखने का सवाल है, क्योंकि सब एक दूसरे से मुतासिर होते हैं। गेटेड कम्युनिटीज में देखिए, या जो बड़े जहां पर सबकी 500 गज की हवेली है या सबकी 500 गज की कोठी है, जहां जिन इलाकों में, वहां पर ये मौका ही नहीं उन लोगों के पास कि अपने पड़ोसी से जाकर के या गेट पर या दरवाजे पर आते जाते सलाम दुआ हो, खैर खैरियत हो। तो ये एक सिचुएशन है। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो गेटेड कम्युनिटीज हैं वो अपनी चारदीवारी को ही महफूज कर लेते हैं, लेकिन उसके ठीक बाहर एक ऐसा माहौल वो पैदा कर देते हैं अपने इलिटिज्म की वजह से, जिसमें कि आप बहुत ज्यादा अनसेफ हो जाते हैं, बहुत गैर महफूज होती है पुरानी जो गेटेड कम्युनिटीज है उसके बाहर के एरियाज। तो ये एक मेरा एस्पेक्ट है इस पर कहने के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब तक एक दूसरे को जानेंगे नहीं, परवाह नहीं करेंगे, तो कैसे सिक्योर फील करेंगे। तो ऐश्वर्या, आपके और कोई सवाल है तो, वरना मैं सिर्फ एक चीज और पूछूंगी आपसे शीबा जी। जैसे दिल्ली के कल्चर के बारे में हमने बात की कि कल्चर एक शहर को बनाता है। आपने ज़ौक़ का जिक्र किया, आपने मीर का जिक्र किया, गालिब का जिक्र किया। तो किताबों में हम जो पढ़ते आए हैं, जैसे आर वी स्मिथ ने पुरानी दिल्ली के बारे में लिखा है, या फिर ट्विलाइट इन दिल्ली में हमने पढ़ा पुरानी दिल्ली का जो ब्यौरा है। तो क्या आज भी पुरानी दिल्ली में वही फ्लेवर हमें देखने को मिलता है, वही कबूतरबाजी, वही पतंगबाजी, वही एक सेक्टेरियन यूनिटी, एक कौमी एकता, ये सब चीजें आज भी मौजूद है, या फिर आपको लग रहा है कि बदलते वक्त के साथ सब चीजें थोड़ी थोड़ी जो है कम हो रही हैं या फिर बदल रही हैं चीजें? आपका जो सवाल है क्या, ओके ऐश्वर्या, आपका जो सवाल है ना, ये बड़ा विजुअल सवाल है। इसको तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि किसी 15 अगस्त, किसी 26 जनवरी आप आइए और यहाँ देखिए कि कौमी एकता होती क्या है। हर छत पर लोग जो पतंग उड़ाते हैं और जो तिरंगी पतंगे उड़ती हैं, जिस तरह का 15 अगस्त को सेलिब्रेशन होता है, छोटे छोटे चौराहों पर और नुक्कड़ों पर जो झंडा आरोहण होता है, और साथ में जो सेलिब्रेशन एक ओवरऑल होता है जिसमें तेज आवाज में देशभक्ति के गाने होते हैं, और वो सारी चीजें जो आप किसी ऐसे टाउन से, जिससे उम्मीद करते हैं जो जहां पर एक छोटी सी कम्युनिटी साथ रहती होगी, तो वो बॉनहोमी जो है उसको सिर्फ आप महसूस करेंगे, उसको आप अपने कानों से, अपनी आंखों से और अपने फिजा में महसूस कर सकते हैं। उसका बयान मुश्किल है। जहां तक ये बात है कि कबूतरबाजी, हाँ, यहाँ पर कबूतरबाजी, चीलबाजी भी एक चीज है, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। चीलों का भी एक मामला होता है कि चीलों को उड़ाया जाता है, खिलाया जाता है, तो वो भी देखने लायक है। तो कबूतरबाजी, चीलबाजी, पतंगबाजी, ये सब कुछ है। और यहाँ चिड़ियों को पालने का जो लोगों का शौक है, तो जो नायाब चिड़िया हैं रंग बिरंगी, उसका जो मार्केट है वो सही है, गलत है,
वो तो अलग बात है, लेकिन उसका मार्केट है यहाँ पर। आप आइए और देखिए आकर के, ठीक लाल किले के सामने जो मार्केट है वहां पर आपको दिखेगा वो मार्केट। तो यहाँ पर वो सारी पुरानी चीजें एक साथ रह रही हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ कि जो कई सदियां एक साथ यहाँ रह रही हैं, तो वो आप जब आप आएंगे तभी आप महसूस करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। खाने का जहां तक सवाल है, खुद हमने कैफे एंड लाउंज शुरू किया था जो कोविड की वजह से अभी रुका हुआ है। तो वहां पर हम मैक्सिकन, फ्रेंच, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज भी सर्व कर रहे थे इसी के साथ साथ, क्योंकि यहाँ के बच्चों को अगर या नौजवानों को अगर चाइनीज खाना है या पिज्जा खाना है तो उनको कम से कम कनॉट प्लेस तक जाना पड़ता था। तो हम कॉन्टिनेंटल और डिफरेंट कुजीन्स यहाँ पर लाए, साथ में मुगलई और इंडियन तो था ही। तो वो एक कोशिश है, और इस तरह की मुझे उम्मीद है कि और लोग भी कोशिश करें कि यहाँ पर खानों का जो है वो वैरायटी और ज्यादा बढ़ जाए। साउथ इंडियन खाना यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। भजे गोविंदम इज अ वेरी फेमस प्लेस, और चांदनी चौक में भी बहुत अच्छा इंतजाम है वहां पर भी। हिंदुस्तानी खाने बहुत हैं यहाँ। जो खास नाश्ते हैं सुबह के, वो नाश्ते तो और कहीं होते ही नहीं है। अगर आप कभी यहाँ आएंगे और वो नागोरी और हलवा और ये सब जो कॉम्बिनेशन है, और जिसको हम निमिशिया, उस कौन सी चाट कहलाती है वो, एक खास तरह की जो दौलत की चाट है, उसको निमिश भी कहते हैं, तो उसका एक नाम ये भी है, दौलत की चाट। तो वो सब चीजें हैं। वो आप देखिए आकर के, जो कढ़ाई का दूध है यहाँ पर बादाम वाला, बादाम केसर का, और हलवे हैं कई तरह के। आपने उसका जिक्र किया था, शाही टुकड़े का जिक्र किया था। कई तरह की फिरनी, शीरनी, हलवे, शाही टुकड़े, शरबत बहुत तरह के हैं। मोहब्बत का शरबत है, और अलग अलग फलों से जुड़े हुए शरबत हैं बहुत तरह के। आप रमजान में आइए तो देखिए जो नज़ारा यहाँ होता है। मेरा इत्तेफाक हुआ है, मैं इस्तांबुल में भी मैंने रमजान किए हैं, ईरान में भी रमजान किए हैं, उज़्बेकिस्तान में भी रमजान किए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद का जो रमजान है वैसा रमजान कहीं नहीं है। तो मैं बहुत दावे के साथ ये बात कह रही हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। और मैंने सऊदी अरब में भी रमजान किए, बड़े डिसिप्लिन से रमजान पी के बस खजूर खाया, लबन खाया और नमाज पढ़ने चले गए। हमारे यहाँ की जो वैरायटी है, मतलब हर चीज रमजान में खाई जाती है। तो जितनी तरह की, जाहिर है इतनी तरह की कुजीन है हमारे मुल्क में, और वो सब कुछ अपने अपने लोग खाते ही हैं। तो ये सारी बातें महसूस करने की हैं, खुद आकर के एक्सपीरियंस करने की है। मैं कितना भी कहूँ ये शो कम पड़ जाएगा जब आप हिंदुस्तान में और शहरों का मुकाबला दिल्ली से करते हैं, तो आपको लगता है कि यू आर ब्लेस्ड टू बी हियर इन दिल्ली। और ओल्ड दिल्ली इज अमेजिंग, सिंपली अमेजिंग। यहाँ जैसा और कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महसूस ही की जा सकती हैं, उनको हम जितना मर्ज़ी चाहें अल्फ़ाज़ में हम पिरोएँ, लेकिन एक लिव्ड एक्सपीरियंस जैसा कुछ नहीं। मैं आपके दर्शकों से जरूर ये बात कहना चाहूंगी कि अगर कभी मौका मिले तो पुरानी दिल्ली और जामा मस्जिद वो रमजान में आए, और दिवाली में वो चांदनी चौक जरूर आए। वो जरूरी है आना। आपको गुरुद्वारा सीसगंज और जैन मंदिर और चिड़ियों का जो मंदिर है, वो हॉस्पिटल है छोटा, वो देखना है। और ये सारी चीजों का जो आपको लुत्फ है वो उस दौर में मिलेगा। और जो अंदर की गलियां हैं वहां करके आप यहाँ की होली देखिए, होली भी बहुत खूब खेली जाती है। तो दिवाली, होली और इन सब के अलग अलग सीजन है, कई बार ये त्योहार साथ में भी आ जाते हैं, वो भी बहुत खुशी का माहौल होता है। तो रमजान में रोजा खोलने का जरूर एहतमाम कीजिए पुरानी दिल्ली में, खासकर जामा मस्जिद में। जामा मस्जिद के अंदर बैठ करके कीजिए, आपको अपने साथ खाना लाने की कोई जरूरत नहीं है, सड़क भरी हुई है खाने से। आप बस आ जाइए, अपनी पसंद की चीजें पैक करिए और जा करके बैठ जाइए मस्जिद के अंदर, और वहां के सहन में बैठ के रोजा खोलिए। तो ये एक्सपीरियंस करने लायक है। जी बिल्कुल। और क्योंकि मैं रमजान में आई हूँ पुरानी दिल्ली, और मुझे पता है क्या एक्साइटमेंट होती है। हर बार मैं सोचती हूँ सब खाऊंगी, पर इतना सारा कुछ होता है कि मेरी एक्साइटमेंट में कुछ ना कुछ जरूर छूट जाता है, और फिर वो बात दिल में रह जाती है। तो बिल्कुल सारे दर्शकों से, जो अभी आपने कहा कि ये फेस्टिवल्स प्लीज मिस मत कीजिए। और शिवा जी, आपका कैफे भी, क्योंकि वहां आने का अवसर मिला है मुझे, और बहुत प्यारा खाना मिलता है वहां पे। और ये नहीं कि पुरानी दिल्ली का ही खाना है, इंटरनेशनल क्विजीन है,
पुरानी दिल्ली का भी है, तो आप जो चाहे मिक्स एंड मैच करके खा सकते हैं या फिर कुछ एक्सक्लूसिव भी खा सकते हैं। और इसके साथ ही शिवाजी बहुत सारे इवेंट्स भी करती थी कोरोना से पहले तक, उसके बाद तो हमें पता ही है हालत क्या है। लेकिन शिवाजी, क्योंकि कैफे की बात और खाने की बात हम कर ही रहे हैं, तो कैफे को लेके अब आपका विजन क्या है? अब क्योंकि मार्केट थोड़ा खुलने लगा है, लोग फिर मिलने लगे जी हैं। जी कैफे के को लेकर के मैं बहुत होपफुल हूँ। जैसे ही इंटरनेशनल टूरिस्ट वापस आएगा, जैसे ही हमारे यंगस्टर्स शहरों से वापस पढ़ने के लिए नॉन वर्चुअल क्लासेस में वापस लौटेंगे, वैसे ही दिल्ली फिर से गुलजार हो जाएगी और सब फुटफॉल वैसे ही हो जाएगा। अभी फुटफॉल में इसी वजह से कमी, क्योंकि बार बार लॉकडाउन आ रहा है, बार बार सैंक्शंस आ जाते हैं, नाइट कर्फ्यूज आ जाते हैं और वीकेंड कर्फ्यूज आ जाते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा इरेटिक है अभी। लेकिन बहरहाल इंसानियत को इस मसले के साथ जीना सीखना है और जिंदगी आगे बढ़ेगी। और वो हमने इस बीच आपने देखा थर्ड वेव में हम लोगों ने काफी कुछ सीखा भी। तो मुझे लगता है कि अभी जो त्योहारों का सिलसिला शुरू हो रहा है, सबसे पहले तो होली आ रही है, फिर रमजान है, ईद है, फिर उसके ये सिलसिला पूरा है, इसमें काफी कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हमारा कैफे भी रीस्टार्ट हो जाएगा, एक नई लोकेशन भी है हमारी जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ पुरानी दिल्ली की के लिए कल्चरल एक्टिविटीज के लिए भी हमने जगह निकाली है। हमने 2 इवेंट वेन्यूज बनाए हैं जहां पर आकर के हम लोग बुक रीडिंग कर सकते हैं, बुक डिस्कशन, ओपन माइक, गजल, मुशायरा और इन सब को एंजॉय कर सकते हैं। तो उस तरह का भी हमने एक एक्सक्लूसिव फ्लोर्स बनाए हैं कि जो भी लोग आकर के पुरानी दिल्ली में बैठ करके पुरानी दिल्ली का खाना खाते हुए पुरानी दिल्ली की फिजा में कुछ शायरी का एंजॉय करना चाहते हैं या कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो उनको एक बहुत साफ सुथरी, डिसेंट सी और एयर कंडीशन जगह मिल जाए। तो वो भी एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया है। आप अनुश्री जब आएंगी तो आप देखेंगी। बिल्कुल, और मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ कि कितना अच्छा समा बंधेगा जब पुरानी दिल्ली जो कल्चरली इतनी रिच है उसके बीच हम बैठ के ऐसा एक इंटेलेक्चुअल टैंक बनेगा। लोग अपने राय का आदान प्रदान करेंगे और साथ में खाना भी सबसे अच्छा खाएंगे। तो एक चीज और मैं आपको बताऊं कि शायद आप आई भी हो, हम लोग 14 फरवरी को भी यहाँ पर मनाते हैं कैफे में भी, और अपने यहाँ ईद उल आशिकीन के तौर पे, आशिकों की ईद के तौर पे, और बाकायदा उसके ऑन द ईव ऑफ 14 फरवरी हम कोई ना कोई इवेंट रखते हैं, शायरी के ऊपर, बगावत के ऊपर। हमने इस तरह के इवेंट्स बहुत सारे किए कि आशिकों के हवाले से ये शहर कैसा है, ये समाज कैसा है, इस पर इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो, हमारे कानून किस तरह के हैं, हम कितना अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, और क्या हमारा समाज जो है वो इसके लिए तैयार है कि 2 एडल्ट इंडिविजुअल अपने लिए चीजें तय करें और हम उसको खुले दिल से कबूल करें और जजमेंटल ना हो और उनकी जिंदगी हम ना जीना शुरू करें। तो इन सारे मुद्दों पर हम बात करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। अच्छी शायरी, अच्छा खाना और खूब अच्छे जो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं वो सब सर्व किए जाते हैं, बेवरेजेस वगैरह। तो हमने अपने त्योहारों में इसको भी जोड़ लिया है। और पुराना इलाका होने के बावजूद इस इलाके ने ये पूरा मौका दिया और बहुत आराम से, शांति से हम सब कर पाते हैं। हम टीवी पे देखते हैं 14 फरवरी को लोगों को किस तरह परेशान किया जा रहा है, जबकि ये जो कल्चरली ज्यादा पुराना है, इसको थोड़ा उतना ओपन नहीं होना चाहिए। इस इलाके में ज्यादा बेहतर माहौल रहता है। तो मैं सोच रही थी कि आपके दर्शकों को ये भी पता चले कि बड़ा दिल और खुला दिल भी है पुरानी दिल्ली का। वाह, क्या बात कही है आपने। मतलब सच में इतना सारा एक्सेप्टेंस है, बड़ा दिल तो है ही हमारी बड़ी सी पुरानी दिल्ली का। तो आई होप आपका ये वाला जो 14 फरवरी को आप प्लान कर रही है, बहुत ऐसे आशिकों के लिए एक ऐसा मैदान हो जहां वो खुल के अपने दिल की बात कह सके और वहां ऐसा समा बंधे कि बस रोमांटिक जो फीलिंग है वो फिजाओं में बहती रहे। जी, तो पर शिवा जी ऐसे नहीं, मेरे पास एक रैपिड फायर है और उसमें क्विक क्वेश्चंस हैं क्योंकि हम इसे एक से फन हाई नोट पे एंड करना चाहते हैं। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, 3, 4, 5 सवाल हैं, आपको 5-10 सेकेंड में उसका जवाब देना है। तो पहला सवाल, पुरानी दिल्ली के किसी एक कैरेक्टर के साथ अगर आपको डिनर पे जाना हो तो वो कौन होगा? रजिया सुल्तान। अरे वाह,
That was very quick. और पुरानी दिल्ली पे अगर आपको एक फिल्म बनानी हो तो उस फिल्म का नाम क्या होगा? मटिया महल, वो बहुत दिलचस्प गली है, मतलब सड़क है वाह, वहाँ। हाँ, वह मतलब कभी मटिया महल पर भी बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस कदर उसमें पेचो खम है, कितने मोड़ हैं और क्या क्या उस सड़क से शख्सियत गुजरी है, ये सब कुछ। तो मटिया महल का एक बहुत डिस्टिंक्ट कल्चर है। जी बिल्कुल, एक अलग हम डिस्कशन रखेंगे उसी पे किसी दिन। और कौन सा गाना आपको याद आता है गलियों में, पुरानी दिल्ली की गलियों में घूमते हुए? एक गाना अगर आपको शाम को याद आता हो। मुझे तो ससुराल गेंदा फूल याद है, क्योंकि मेरी ससुराल भी है पुरानी दिल्ली। जी 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 बिल्कुल। और अगर आपको एक चीज, अगर आप कहीं और शिफ्ट हो रही हैं, मान लीजिए दिल्ली छोड़कर, एक एसेंस लेके जाना चाहती हो जो आपको वहां भी मिले, जो दूसरे शहर आप जा रही हो, तो क्या लेके जाएंगी? ये तो बहुत मुश्किल बात है। मैं दिल्ली की जबान लेके जाऊंगी। जी, ओ, तो गहरी बात कर दी आपने। ठीक है, आखिरी सवाल। दिल्ली में आप जो इतने सालों से रह रही हैं, इतनी चीजों को आप देख रही हैं, ऐसी कौन सी बात है जो एकदम अंत तक आपके दिल में रहेगी? ये शहर मतलब दिल्ली या पुरानी दिल्ली जो है, ये इतने इम्कान से भरा हुआ है, पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ है कि ये कभी ना उम्मीद नहीं करता है। इसमें एक लम्हे, मतलब कोविड के सबसे बुरे दौर में भी हम लोग जिस तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे थे, कर पा रहे थे। आपको पता है, पुलिस स्टेशन से भी हमारे पास फोन आते थे कि हम 3 मजदूरों को भेज रहे हैं, इनको आप एक किट राशन की दे दीजिए, जो हम लोग कर रहे थे जब। तो वो जो ये जो इम्कान है, ये जो पॉसिबिलिटी के तरफ देखने वाला रवैया है कि सब ठीक हो जाएगा, हम कर लेंगे, ये एक खास बात है। वाह, तो इसी जज्बे के साथ कि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं और इतना बड़ा दिल है हमारी पुरानी दिल्ली का, ये आपने हमें इतना कुछ जो बताया, क्योंकि दिल्ली से हम दोनों दिल्ली में रह चुके हैं, लेकिन ये नजरिया पुरानी दिल्ली का सिर्फ आप ही दे सकती थी शिवा जी। और तहे दिल से मैं और ऐश्वर्या आपका शुक्रिया करना चाहते हैं कि आपने ये वक्त निकाला और हमसे बातचीत की। अगर आप बातचीत नहीं करेंगी हमसे और हमारे इस पहल को थोड़ा सा पुश नहीं करेगी, तो हमारा भी हौसला ऐसा नहीं रहेगा जो होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ऐश्वर्या, जी बहुत शुक्रिया। मैं इस तरह के डिस्कशन में, मैं बड़ा पॉलिटिकल रहता है मेरा सब कुछ, लेकिन इस तरह के डिस्कशन में आने, इट इज सच अ वेलकम फ्रेश चेंज फॉर मी। मुझे मौका देने के लिए बहुत शुक्रिया अनुश्री और ऐश्वर्या। बहुत शुक्रिया मैम आपका। जी जी जी, हमें तो बहुत मजा आया आपसे बात करके। कल्चर, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री सब कुछ मिलाकर हमने बातचीत की और बहुत ही अच्छा सेशन रहा। तो हम अपने सुनने वाले सबको कहेंगे कि पुरानी दिल्ली आए, द वॉल सिटी कैफे आए और एक्सप्लोर करें इस खूबसूरत से शहर को। कई बार दिल्ली उजड़ी, कई बार दोबारा बनी। इस शहर को, इसकी लेयर्स को समझने के लिए आपको अपना लिव्ड एक्सपीरियंस को और एनरिच करने के लिए यहाँ आना बहुत जरूरी है। और हम अगली बार किसी नए शहर के साथ आएंगे आपके सामने, कि नया नजरिया लेकर। और मैं और अनुश्री, एनेक्डोट्स विद अनुश्री और स्टूडियो यूटोपिया की तरफ से आप सभी का शुक्रिया। शुक्रिया शिवा जी। शुक्रिया। पर हो तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में, छोड़ आए निशानी दिल्ली में, पल निमानू दरी बेतलब तेरी मेरी निशानी दिल्ली में।